हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। तो मैं सलिंदर सिंह और आज एक नई वीडियो के साथ। आज की जो वीडियो है उसमें हम फोकस करेंगे कि जो हमने तैयारी को फिर से कैसे स्टार्ट करना है, क्योंकि 10 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ उसके बाद चारों तरफ से हम मतलब ये कहते हैं ना कि जो डर फैलाया जा रहा है कि भाई एग्ज़ाम का तो पैटर्न बिल्कुल ही चेंज हो गया, अब तो एग्ज़ाम ये हो गया, अब इतना टफ आएगा। कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं, उन चेंज का भी हम बात करेंगे, लेकिन हम ये भी इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे इस एग्ज़ाम को हम टैकल करेंगे और कैसे हम इस एग्ज़ाम को अगले नेक्स्ट टाइम क्रैक कर सकते हैं। और इस बार हमारा सिचुएशन क्या हो रहेगा इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो पहला पॉइंट तो ये रहेगा कि इसमें अब की बार चेंज क्या रहा है। इसमें अब की बार जो एक मेजर चेंज ये था कि अब की बार ई जो ऑप्शन था वो काफ़ी दिया गया था। पहले 4 ऑप्शन डी तक ऑप्शन होता था, अब की बार जो ऑप्शन ई है वो काफ़ी दिया गया है। और ई ऑप्शन में भी क्या किया गया है कि पहले उसमें सिंगल डिजिट दिया जाता था, अब ई में क्या कर दिया कि सभी में 2-2 3-3 चीज़ों को क्लब किया गया है कि मान लिया ये फलां संधि ऐसे हुई, इसमें मतलब कई चीज़ें उसमें क्लब करके चीज़ों को बोला गया है। तो ये एक बड़ा चेंज था, इसको कैसे टैकल किया जाए ये एक वो रहेगा। दूसरा ये है कि हर बार क्या ये सेम ही रहेगा, मोर और लेस लगभग एक बार चेंज हो गया पैटर्न तो सेम रहता है एग्जाम, लेकिन हम इसको कैसे टैकल कर सकते हैं ये चीज़ हमने देखनी है। और इतनी कोई बड़ी बात नहीं है कि जो हमारे पास बुक्स हैं, जो हम बुक पढ़ रहे हैं, जैसे हम तैयारी कर रहे हैं, उससे बड़ी कोई हमने रॉकेट साइंस इसमें लगानी पड़ेगी। तैयारी में कुछ हमने फेरबदल करने पड़ेंगे हर बार, क्योंकि चेंज नियम है प्रकृति का, क्योंकि हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ चेंज है। तो हम कल परसों से ही देख रहे हैं कि क्या किया जा सकता है और कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो चेंज क्या करना चाहिए उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो पहले हम ये बात कर लेते हैं कि इसको हाउ टू टैकल दिस टाइप ऑफ एग्जाम, कि अब की बार जो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये तो सबसे पहली बेसिक थिंग है। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो हाउ इट पॉसिबल कि आप एग्जाम क्रैक करेंगे। तो एग्जाम क्रैक कर भी देंगे तो उसके बाद आप क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट तो आप को क्लियर करना ही चाहिए। उसके लिए आपको पता ही है, हम जो बुक्स पढ़ते हैं, यहाँ तक मास्टर डिग्री कर आए हैं तो 70% तो हमारा कॉन्सेप्ट पहले से ही क्लियर होता है। उसको कहते हैं ना फ्रेश अप करना होता है। तो आपको विदाउट, मैं ये बात कर रहा हूँ कि अब फियर में नहीं रहना है, डर नहीं रहना है और फेडअप में बैठे नहीं रहना है कि यार अब की बार का एग्जाम अच्छा नहीं गया, अब की बार का एग्जाम अच्छा नहीं गया। इससे मिलने वाला कुछ नहीं है। आपको डबल एनर्जी के साथ उठना चाहिए। अगर एक स्टेप बैक गए हो तो 3 स्टेप फॉरवर्ड जाना है। तो आपको इन बातों से और इस नेगेटिव एनवायरनमेंट से आपको दूर रहना है। इन चीज़ों को छोड़ दो कि हम अब थोड़ा अब क्या कुछ तो ये करेंगे, तैयारी को बिल्कुल ही छोड़ देंगे, नहीं होगा मेरे से। ऐसा किसी ने गिव अप नहीं करना है, गिव अप नहीं करना है। अगर आपके ये गोल आपका है, देखिए 2 तरह के गोल होते हैं, एक गोल आपका होता है, एक गोल आपके ऊपर थोपा होता है। अगर ये गोल आपके ऊपर थोपा गया है, ये गोल आपने इसलिए बनाया है कि ताकि आप सोसाइटी को दिखा सको, ताकि आप अपनी फैमिली को दिखा सको, ताकि आप अपने फ्रेंड्स को दिखा सको। अगर ये गोल आपका ऐसा गोल है तो आप गिव अप कर देंगे। लेकिन अगर आपका ये गोल खुद का है, अगर आप चाहते हैं कि ये मेरे को करना ही करना है, मेरा अल्टीमेट गोल यही है, तो आप ज़रूर करेंगे, फिर आप गिव अप नहीं करेंगे। तो आप पहले तो ये चेक कर लें कि आपका गोल कौन सा गोल है। तो इसमें अब मैं कल से तैयारी शुरू करूँगा, अब ये करूँगा, कल टुमारो नेवर कम, कभी किसी का कल आया ही नहीं है। आज से ही स्टार्ट करो, आज से नहीं अभी से स्टार्ट करो। तो स्टार्ट कैसे करें, अब ये पर्सन उठता है, स्टार्ट कैसे करें। देखिए पहले तो देखिए कि रीथिंक कीजिए, खुद को रीथिंक कीजिए कि मेरे से चीज़ें छूट कैसे रही हैं, मैं चीज़ों को पकड़ कैसे नहीं पा रहा हूँ, एग्जाम में जो चीज़ें आई हैं वो मैं क्यों नहीं पकड़ पाया। तो पहले तो उसके बारे में सोचिए बैठ के, है ना। कहते हैं ना, एक दिन सुबह 2 घंटे बैठ के अगर आप सोचोगे तो आपके दिमाग आपको बता देगा कि हम गलती कहाँ पर कर रहे हैं, आप गलती कहाँ पर कर रहे हैं। तो उसके बाद आप अपने रिसोर्सेज को चेक कीजिए, जो आपके पास सोर्सेज हैं, जो आपने बुक्स हैं आपके, या आपने जो नोट्स बनाए हैं, उनको चेक कीजिए कि यहाँ पर गैप कहाँ पर है। उस गैप को फिल करना है। बस क्या करना है हमने, हमारे पास चीज़ें स्ट्रक्चर बन चुका है, हमें केवल उस गैप को फिल करना है। तो अगर आपने अभी तक सेल्फ नोट्स नहीं बनाए हैं तो सबसे पहले तो ज़रूरी है कि वो सेल्फ नोट्स बनाइए। आप सेल्फ नोट्स
नेक्स्ट 2 या 3 मंथ मेरे को लगता है कि हमें सेल्फ नोट्स बनाने में लगाना चाहिए। अगर आपके बन गए हैं तो आपका 1 मंथ में आपके नोट्स रीफर्निश हो सकते हैं। जो चीज़ें अब की बार बदली हैं उन चीज़ों को उसमें ऐड किया जा सकता है। अगर आपके ऑलरेडी नोट्स बन गए हैं तो केवल आपको ऐड करना होता है। और अगर आपके नोट्स अभी तक नहीं बने हैं, आप दूसरों के नोट्स के सहारे हैं, किसी एजुकेटर के टेलीग्राम के सहारे बैठे कि वो नोट्स दे देगा, ये सारी चीज़ें आपको जहर देती हैं। मैं ये हमेशा बोलता हूँ कि भाई सेल्फ नोट्स जब तक आप नहीं बनाओगे तो कुछ होने वाला नहीं है। तो सबसे पहले अपने सेल्फ नोट्स बनाइए। और सेल्फ नोट्स कैसे बनाइए? जो भी किताबें, इन किताबों को बिल्कुल फेंक नहीं देना है। सबसे पहले तो जो किताबें लास्ट टाइम आपने बहुत अच्छे से पढ़ी थी उन किताबों को एक बार और अच्छे से पढ़ो और उनमें से सेल्फ नोट्स बनाओ। उनमें से सेल्फ नोट्स कैसे बनाएं कि अगर आपने, मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपने 10 पेज पढ़े तो 10 पेज में से एक सेल्फ नोट्स का पेज आपको बन जाना चाहिए, आपके पास बन जाना चाहिए। और वो नोट्स आपकी लैंग्वेज में होना चाहिए ताकि आपको समझ में आ जाए। बुक की लैंग्वेज में उस नोट्स को नहीं लिखना है, आपको वो समझ में आ जाएगा बहुत आराम से। तो 10 पेज अगर आप में से अगर एक पेज आप बनाएंगे तो 100 पेज में से आपके 10 पेज बनेंगे। और हमारी जो सबसे बड़े वाली बुक होती हैं 1000 पेज की हैं, तो उसको हम 100 पेज में सम अप कर पाएंगे। तो 100 पेज का ये हो जाएगा कि उसके बाद हम एवरी वीक उस 100 पेज को पढ़ सकते हैं एक बार बैठ के ना। एवरी वीक, इस वीक हम एंशिएंट पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीक हम मिडिवल पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीक हम मॉडर्न पढ़ेंगे। तो और जब लास्ट टाइम आएगा तो हम 15 दिन में 5 बार इस पूरी उसको पढ़ सकते हैं, पूरा जो हमारे तीन पीरियड का नोट्स होगा। तो आपको 10 पेज के ऊपर एक पेज बनाकर, मतलब ये कहना है 1000 पेज पे 100 पेज आपके पास हर उसके नोट्स होने चाहिए। एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न के नोट्स आपके पास होने चाहिए। साथ में हिस्टोग्राफी के टॉपिक वाइज नोट्स होने चाहिए। अब मैं सुबह से ही, मतलब रात को भी, जब से एग्जाम में कुछ ऐसा हुआ है तो काफ़ी लोगों से बात करनी पड़ रही है। तो क्योंकि वो डर, अब उसमें चारों तरफ से डर फैलाया जा रहा है, अब तो ये हो गया, अब तो वो हो गया। कुछ नहीं हुआ है, कुछ सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल है और नॉर्मल ही सोचो। तो नोट्स कैसे बनाएं, स्टडी स्टार्ट कैसे करें, ये भी एक पर्सन है। देखिए इसमें सबसे पहले आपको क्या सोचना है, आप कभी भी एक बुक को ये मत सोचो कि मेरे को एंशिएंट पढ़ना है। एंशिएंट नहीं पढ़ना है, हमें टॉपिक वाइज चीज़ों को पढ़ना है। अगर हम टॉपिक वाइज चीज़ों को पढ़ेंगे तो हम ठीक रहेंगे, चीज़ों को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, गैप को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। टॉपिक वाइज कैसे? जैसे सबसे पहले हम मान लिया मौर्य को पढ़ने बैठे तो हमें, हमारे दिमाग में सारे पहले तो क्वेश्चन अराइज करने हैं कि मौर्य में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, मौर्य में चंद्रगुप्त का क्या इंपॉर्टेंस है। अर्थशास्त्र से हर बार एक क्वेश्चन आ जाता है, अर्थशास्त्र का क्या इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अशोका का क्या इंपॉर्टेंट है, मौर्य की कला क्या इंपॉर्टेंट है, मतलब वो सारी, मौर्य के सिक्के कितने इंपॉर्टेंट है, मौर्य के कर व्यवस्था, टैक्स जो सिस्टम है वो कैसा है। तो वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में खुली होनी चाहिए। जैसे हम वैदिक एज पढ़ रहे हैं तो वैदिक एज के पूरे उसमें हमें क्लियर होना चाहिए कि वैदिक एज, व्हाट इज़ द वैदिक एज। उसमें वैदिक एज में उसका समाज कैसा था, समाज में चीज़ें क्या क्या, समाज में इंक्लूड क्या क्या करते हैं, परिवार कैसे थे, कैसे जातीय सिस्टम था, गोत्र सिस्टम था, क्या था वो आपको पूरा क्लियर होना चाहिए। सामाजिक में भी ऐसा, समाज के बाद राजनीति में भी आपको ऐसा होना चाहिए कि राजनीति की इकाइयाँ कौन सी थी, किसके ऊपर कौन क्या करता था। मतलब एक ईच टॉपिक एक सेपरेट टॉपिक मानो उसको। आपको ये नहीं है कि आप एंशिएंट का टॉपिक मान रहे हो, नहीं, उसको एक टॉपिक मानो। हमेशा एक टॉपिक के वाइज अपने नोट्स बनाओ। आज हम वैदिक का नोट्स बना रहे हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको दिखाऊं, जैसे ये सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री का नोट्स है, तो इसके ऊपर ये सारा मतलब इस तरह से बनाया गया कि आप आराम से इस चीज़ों को समझ पाएंगे, बिल्कुल समझ पाएंगे। इसमें कोई, हाँ, ये नोट्स बहुत खुला खुला बनाओ एक, जब क्योंकि आप स्टार्टिंग में नोट्स बना रहे हैं उसको बहुत ज़्यादा खुला बनाओ। क्योंकि देखो कितना गैप इसमें छोड़ा गया है। क्यों छोड़ा गया है ये? क्योंकि हमें पता है एडिशन करना पड़ेगा। अब जैसे अभी हमें और बहुत ज़्यादा फील हुआ कि इसमें कम से कम भी 20% हम ऐड कर सकते हैं, तो 20% जगह हमने पेज के ऊपर खाली छोड़ के रखी है, तो हम उसमें ऐड करेंगे। अब हम कोई आपकी तरह हम भी खूब सारी बातों को इसमें ऐड करेंगे जो अगली बार नहीं हो पाई, तो अगली बार वो चीज़ें इनमें मिलेंगी। तो अपना टॉपिक वाइज चीज़ों को पढ़ो और आपको ये टारगेट होना चाहिए कि आज मैं इस टॉपिक को कंप्लीट करूँगा। ये नहीं होना चाहिए कि आप लग रहे हैं बस आधा घंटा बैठे फिर कहीं और दूसरे काम में लगे, मोबाइल को स्क्रॉल कर लिया, इससे बात नहीं बनेगी। आपको कंटिन्यू, है ना, जैसे यूपीएससी के बच्चे तैयारी करते हैं ना, यूपीएससी से एग्जाम हमारा हार्ड होता है, लेकिन हमारी जो तैयारी करने का ढंग होता है वो बिल्कुल ही टाइम पास होता है।
क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेज में 50% जो हम में से लोग होते हैं नेट की तैयारी करने वाले, वो जॉब करते हैं और बाकी बेचारे बेरोजगार होते हैं। तो साथ में बेरोजगारी की समस्या का जो बर्डन है, सामाजिक बर्डन, वो हमारे ऊपर होता है। उन चीज़ों का हमें ध्यान रखना। लेकिन जब आप तैयारी कर रहे हैं इन चीज़ों को भूल जाओ। अगर आप बेरोजगार भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बहुत लोगों से अच्छे हैं, आप पढ़े लिखे तो हैं, कम से कम आप कर लेंगे कुछ भी अच्छा। अगर आप शिद्दत से तैयारी करो, बिना शिद्दत के कुछ होने वाला नहीं है। जो टाइम पीरियड आपने दिया है कि अगर मुझे ये 10 टॉपिक एंशिएंट से तैयार करने हैं, मुझे ये पता है कि हर पीरियड में 10 से 12 टॉपिक हैं। जैसे अगर हम एंशिएंट की बात करें, सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री 1, स्टोन एज 2, इंडस वैली 3, वैदिक 4, महाजनपदा 5, मौर्य 6, उसके बाद मौर्योत्तर 7, गुप्ता 8, देन साउथ इंडिया में हमें 4 डायनेस्टी को ही मेनली पढ़ना पड़ता है। मेनली हमें 100 के 100% पे नहीं जाना है। जैसे चोला पढ़ेंगे, उसमें हर बार क्वेश्चन आता है, चालुक्य पढ़ेंगे, राष्ट्रकूटा पढ़ेंगे और पल्लव को बिल्कुल डेप्थ में पढ़ेंगे। तो ये 10 से 11 टॉपिक हुए। इसी तरह आपको अगर हम मेडिवल में जाएंगे, मेडिवल में तो इसको और हम कम करके देख सकते हैं। मेडिवल में हम देखेंगे सल्तनत है और मुगल है, 2 टॉपिक मेन है। उसके बाद हमारे विजयनगर और बहमनी है, और साथ में जो रीजनल स्टेट हैं, जैसे कश्मीर से हर बार एक क्वेश्चन आता है। तो इन चीज़ों को ऐसे देखेंगे। अगर हम मॉडर्न में देखेंगे तो मॉडर्न में यूरोपियन कंपनी का भारत में आगमन, उनकी एक दूसरे से फाइट, संधियाँ, युद्ध, उसके बाद अंग्रेज़ों का यहाँ पर स्थापित हो जाना, उसके बाद अंग्रेज़ों जैसे यहाँ पर स्थापित हुए, भारतीय प्रिंसली स्टेट के साथ उनके रिलेशन, बाद में सभी को उन्होंने ख़त्म कर दिया। फिर प्रिंसली स्टेट के बाद समस्या कहाँ पैदा होती है, जब वो इकोनॉमिकली क्या करते हैं, शोषण करना शुरू करते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, राजस्व व्यवस्था में सबसे बड़े चेंज करते हैं। तो राजस्व व्यवस्था के कारण उनके खिलाफ विद्रोह शुरू होते हैं। जैसे ट्राइबल मूवमेंट है या पीजेंट मूवमेंट है, सारे ही मूवमेंट हैं वो इकोनॉमिकली हैं, क्योंकि अंग्रेज़ों ने सबसे ज़्यादा हमें जो ब्रीच किया है वो किस बेस पे किया है, इकोनॉमिकली ब्रीच किया है मेरे ख्याल से तो। और सामाजिक और इन चीज़ों में हमें कोई ज़्यादा ठेस नहीं पहुँचाई। लेकिन राजनीतिक रूप से तो पहले से भी कुछ ज़्यादा अच्छे हालात हमारे नहीं थे, बाद में कोई हालात नहीं बदले, लेकिन इकोनॉमिकली बहुत शोषण हमारा हुआ। उसी के खिलाफ हमारे यहाँ मूवमेंट शुरू हुए। उन्हीं मूवमेंट के में बाद में उन्होंने जो आधुनिक एजुकेशन लेकर आए, तो उसके बाद हमारे यहाँ पुनर्जागरण का जो दौर शुरू होता है, और पुनर्जागरण से ही आगे ये संगठन शुरू होते हैं। संगठनों, अलग अलग संगठनों से कांग्रेस बनती है, और कांग्रेस का पूरा नेशनल मूवमेंट, उसको आप कांग्रेस के सहारे पूरा नेशनल मूवमेंट देखेंगे। और साथ में तीसरा पैरल देखेंगे, गवर्नर जनरल को देखेंगे, और उसके साथ साथ आप 1773 से लेकर और 1935 तक आप जितने भी संवैधानिक सुधार हुए हैं उन चीज़ों को देखोगे। तो इस तरह से है ये पूरा हिस्ट्री इतना बड़ा ब्रॉड, जो चीज़ें दिमाग में डाली जा रही हैं वो नहीं है। इन चीज़ों को बहुत अच्छे से आप समअप कर सकते हैं, लेकिन टॉपिक वाइज समअप करें। बिल्कुल टॉपिक वाइज आपको पता होना चाहिए कि ये मेरे टॉपिक हैं। आप बैठ के सिलेबस देखो, अब नेट का सिलेबस देखो एक बार बैठ के, और उन चीज़ों को सोचो कि आप विजुलाइज करो अपने अंदर, और फिर चीज़ों को करना शुरू करो। तो ये है आज का। तो इसमें पहली बात ये है कि आप डरो मत, है ना, डरो मत बिल्कुल। कितना भी आपके पास जो बुक्स है, मैं तो ये कहता हूँ जो बुक्स आपने पिछली बार पढ़ी थी उनको एक बार और बहुत अच्छे से पढ़ो। जो नोट्स आपने पिछली बार बनाए थे उनके अंदर गैप ढूंढो, गैप ढूंढना है, और बाकी